नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, लास्ट कक्षा में मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा था आरबीआई के संदर्भ में। आरबीआई क्या है, आरबीआई की स्थापना कब हुई, आरबीआई के मुख्य कार्यालय कहाँ है, इसके स्थानीय कार्यालय कहाँ है, आरबीआई के गवर्नर कौन कौन रहे हैं, इन सब तथ्यों पर अपन चर्चा कर चुके हैं। अपनी इस चर्चा को अपन आज आगे बढ़ा रहे हैं। इसके बाद आज मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं साथियों आरबीआई के संरचना के संदर्भ में कि आरबीआई की संरचना क्या है और संरचना से क्या क्या प्रश्न अपन से पूछे जा सकते हैं, उस संदर्भ में मैं बात करूंगा। तो आरबीआई की संरचना की अगर मैं बात करूं तो देखिएगा, आरबीआई की संरचना में टोटल 21 सदस्यों का संदर्भ होता है। कितने सदस्यों का संदर्भ होता है? टोटल 21 सदस्यों का संदर्भ होता है। 21 सदस्यों में कौन कौन होते हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना है? सबसे पहले एक तो होता है गवर्नर, एक होता है कौन? गवर्नर। सेकंड बात मैंने कही उप गवर्नर से संबंधित। तो उप गवर्नर कितने हैं वर्तमान में? 4 उप गवर्नर हैं। इसके अलावा भारत सरकार के द्वारा भी कुछ सदस्य इसके अंतर्गत अपॉइंट किए जाते हैं। उन सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 10। वित्त मंत्रालय के सदस्य होते हैं 2 और स्थानीय सरकार के सदस्य कितने होते हैं? 4। ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, भारत सरकार भारत सरकार आरबीआई का जो कार्यालय है उसके गठन में कितना योगदान देती है, कितने सदस्य अपॉइंट करती है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। भारत सरकार के 10 सदस्य। नंबर 4 की मैं बात करूं तो वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्रालय की बात की जाए तो वित्त मंत्रालय अपॉइंट करता है 2 सदस्य। कितने सदस्य? 2 सदस्य। और इसके बाद इस संरचना में एक योगदान रहता है स्थानीय सरकार के सदस्यों का, तो वो भी देखिएगा। स्थानीय सरकार के 4 सदस्य अपॉइंट होते हैं। इस प्रकार मिलाकर के टोटल कितने? 21 सदस्य। 4 2 6, 10 6 16, 4 20 रे कितने? 21 सदस्य टोटल मिलाकर के आरबीआई के गठन संरचना की। तो इनसे संबंधित प्रश्न नहीं, लेकिन उप गवर्नर से संबंधित प्रश्न अपन से जरूर पूछा जाएगा। वर्तमान समय में आरबीआई के कितने उप गवर्नर हैं? 4। ये भी हमें ध्यान में रखना है। तो देखिएगा, वर्तमान समय मैं बात करता हूं, वर्तमान समय में वर्तमान समय में वर्तमान समय में आरबीआई के 4 उप गवर्नर हैं। कितने उप गवर्नर हैं साथियों? 4 उप गवर्नर हैं। और 4 उप गवर्नर कौन कौन से हैं उनकी मैं बात करूं तो उनके नाम हमें ध्यान में रखने हैं। 4 उप गवर्नर में सबसे पहला जो नाम अपन डिसाइड करते हैं, जिसका नाम लेते हैं, वो व्यक्ति है महेश कुमार जैन। नंबर 1 कौन है? महेश कुमार जैन। सेकंड साथियों अपने पास है जो एमडी सुपात्रा, जिसको बोल सकते हैं अपन एमडी पात्रा, एम डी पात्रा। नंबर 3 पर मैं इसमें शामिल करूं तो अपने पास है एम राजेश्वर राय, एम राजेश्वर राय। और नंबर 4 पर जो है वो है डी जो टी रविशंकरी, टी रवि
संकरी। कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के इसमें अपन शामिल करते हैं उप गवर्नर। 4 उप गवर्नर कौन कौन से हैं? महेश कुमार जैन, एमडी पात्रा, एम राजेश्वर राय और टी रविशंकरी। साथियों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो टी रविशंकरी है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इनको अभी लेटेस्ट नियुक्त किया गया है 3 मई 2021 को। 3 मई 2021 को किसकी जगह? बीपी कानूनगो की जगह नियुक्त किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा ये नई नियुक्ति है, नया अपॉइंटमेंट है, इसलिए हमें ध्यान में रखना है। कब? 3 मई 2021 को किसकी जगह? बीपी कानूनगो। बीपी कानूनगो की जगह किन्हें नियुक्त किया गया है? टी रविशंकरी को नियुक्त किया गया है। तो एक तो बात हमें ये ध्यान में रखनी है, वर्तमान में कितने आरबीआई के उप गवर्नर हैं? 4, महेश कुमार जैन, एमडी पात्रा, एम राजेश्वर राय व टी रविशंकरी। क्लियर है? ये बात होगी उप गवर्नर से संबंधित। और हमें क्या फैक्ट ध्यान में रखना है? एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हमें ध्यान में रखना है कि आरबीआई का जब निर्माण हुआ था तो 5 करोड़ की पूंजी के साथ हुआ था। जब इसका निर्माण हुआ था तो 5 करोड़ रुपए की किसके साथ हुआ था? पूंजी के साथ हुआ था। अब अपन बात करते हैं आरबीआई के संदर्भ में। लास्ट जो अपन से पूछा जा सकता है वो है आरबीआई के कार्यों के संदर्भ में कि आरबीआई आखिर कार्य क्या करता है। तो वो देखिएगा, मैं अगर बात करूं आरबीआई के कार्यों की, आरबीआई के कार्यों की अगर मैं आपके साथ बात करूं तो देखिएगा आरबीआई के कौन कौन से कार्य हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना है। आरबीआई के कार्यों में सबसे पहला जो इसका कार्य है उस कार्य में अपन शामिल करते हैं क्या? सरकार के बैंक के रूप में कार्य करना, यानी सरकार के बैंक व वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्य करना। ध्यान दीजिएगा, जब भी सरकार को पैसे की ऋण की आवश्यकता होती है तो सरकार एक हद तक आरबीआई से लोन लेता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जब भी वित्त से संबंधित कोई महत्वपूर्ण सलाह लेने की आवश्यकता होती है तो भी किसका सहारा लिया जाता है? आरबीआई का सहारा लिया जाता है। क्लियर है? पहला कार्य। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य, आरबीआई क्या करता है? नोटों के निर्गमन का कार्य करता है। आरबीआई किसका कार्य करता है? नोटों के निर्गमन का कार्य करता है। आरबीआई नोट जारी करने का काम करता है, देश की मुद्रा जारी करने का काम करता है। साथियों यहां से कुछ प्रश्न बन सकते हैं। क्या प्रश्न बनेंगे? आरबीआई के द्वारा जो नोट निर्गमित किए जाते हैं वो कौन सी प्रणाली के आधार पर किए जाते हैं? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। तो ध्यान दीजिएगा, आरबीआई नोटों का निर्गमन जो करता है वो न्यूनतम कोष प्रणाली के आधार पर। किस आधार पर करता है? न्यूनतम कोष प्रणाली के आधार पर करता है, पहली बात। दूसरी बात, ये प्रणाली कब से अपनाई भारत ने? 1956 से। कब से अपनाई? 1956 से। दूसरी बात, न्यूनतम कोष प्रणाली है क्या? न्यूनतम कोष प्रणाली का मतलब यह है कि जब भी आरबीआई नोटों का निर्गमन करेगा तो वो अपने पास अधिकतम 200 करोड़ रुपए की राशि किसके रूप में रखेगा? कोष के रूप में रखेगा। किसके बराबर? 200 करोड़। 200 करोड़ का क्या रखेगा? न्यूनतम कोष। अब इस 200 करोड़ के न्यूनतम कोष में होगा क्या, वो हमें समझना जरूरी है। तो इसमें दो चीजें होंगी। क्या क्या चीजें होंगी? 115 करोड़ रुपए का 115 करोड़ का तो होगा गोल्ड यानी सोना। 115 करोड़ का तो क्या होगा? गोल्ड, जिसे अपन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कहीं बेच सकते हैं।
और बच गई 85 करोड़ रुपए की, वो क्या होंगी? 85 करोड़ की विदेशी प्रतिभूतियां, विदेशी प्रतिभूतियां। अब ये क्या चक्कर है, तो इसको समझिएगा। गोल्ड ऐसी चीज है जिसको आप इंटरनेशनल मार्केट में कहीं सेल परचेज कर सकते हो। इंटरनेशनल प्रतिभूतियों का मतलब हो गया, आपने अगर कोई विदेशी कंपनी में किसी मान्यता प्राप्त डॉलर में जो ट्रांजैक्शन कर रही है, यूरो में ट्रांजैक्शन कर रही है, उन कंपनियों जो इन्वेस्ट किया है उनके डॉक्यूमेंट्स आ सकते हैं। इंटरनेशनल जगहों पर, दुबई हो गया, अमेरिका हो गया, वहां पर लिए गए कोई फ्लैट वगैरह हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स भी इसमें आ सकते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू इंटरनेशनल होती है। इसलिए इन्हीं को ये आधार मान करके मुद्रा का निर्गमन करता है। तो पूछ लिया जाए कि कौन सी प्रणाली के आधार पर? न्यूनतम कोष प्रणाली। ये कोष है कितना? 200 करोड़ रुपए का कोष रखेगा, उसके बाद कितने भी नोटों का निर्गमन ये कर सकता है। क्लियर है? तीसरी महत्वपूर्ण बात, प्रश्न पूछा जाए आरबीआई कहां से कहां तक के नोटों का निर्गमन करता है, तो हमें ध्यान रखना है आरबीआई आरबीआई जो है वो 2 रुपए से लेकर के 2 रुपए से लेकर के और वर्तमान में कितने हजार तक के? 2000 रुपए तक के नोटों का निर्गमन करता है। ध्यान दीजिएगा, 2 रुपए से लेकर के 200 रुपए तक के नोटों का निर्गमन वर्तमान में करता है। कर कितने तक कर सकता है? अधिकतम साथियों 10,000 रुपए के नोट का निर्गमन कर सकता है। ये मैक्सिमम लिमिट है, ये मैक्सिमम लिमिट है, लेकिन वर्तमान में कितने तक का कर रहा है? 2000 रुपए का कर रहा है। एक पॉइंट। फिर 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? 1 रुपए का नोट और सभी सिक्के, 1 रुपए का नोट और सभी सिक्के किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? भारत के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं। इंडियन जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसके द्वारा इनको जारी किया जाता है। क्लियर है? तो अपन इसके कार्य देख रहे हैं, कौन कौन से कार्य अपन ने पढ़ लिए। सरकार के बैंक व वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्य करना। आरबीआई नोटों का क्या करता है? निर्गमन करता है। तीसरा महत्वपूर्ण कार्य इसका क्या है? यह बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है। बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है। बैंकों के बैंक का रूप मतलब जितने भी बैंक हैं उन सब बैंकों को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? आरबीआई करता है। और उन्हें जब भी समय समय पर वित्तीय संबंधी सहायता चाहिए तो भी वो कौन जारी करता है? आरबीआई जारी करता है। एक इंपॉर्टेंट काम, देश में मौद्रिक नीति जारी करने का काम। मौद्रिक नीति, मौद्रिक जो नीति है वो किसके द्वारा जारी की जाती है? आरबीआई के द्वारा जारी की जाती है। देखिएगा, महंगाई को कंट्रोल करने की 2 प्रकार की पॉलिसीज होती हैं। देश की अर्थव्यवस्था को संचालित करने की 2 प्रकार की पॉलिसीज होती हैं। एक तो राजकोषीय नीतियां जो देश की सेंट्रल गवर्नमेंट जारी करती है, और दूसरी होती है मौद्रिक नीतियां जो देश का केंद्रीय बैंक जारी करता है। इसका मूल ध्येय कैसे करके हम मुद्रा के फैलाव को रोकें, कैसे करके हम महंगाई को कंट्रोल करें, यही इसका मेन पर्पज रहता है। क्लियर है? इसके अलावा और कार्यों में अपन क्या देख सकते हैं? और कार्यों में भाई ये क्या है, अपन बोल सकते हैं कि ग्राहकों के हितों का संरक्षण करता है। हितों का संरक्षण करता है। अब ग्राहकों के हितों का संरक्षण का मतलब, अगर ग्राहक को किसी भी वाणिज्यिक बैंक से कोई समस्या है, अब वाणिज्यिक बैंक क्या है साथियों? आरबीआई कभी भी जनता के साथ, आम पब्लिक के साथ कैश का लेन देन कभी भी प्रत्यक्ष रूप में नहीं कर सकता। जो बैंक करते हैं वो वाणिज्यिक बैंक कहलाते हैं। उन वाणिज्यिक बैंकों पर निगरानी रखने का जो काम है वो किसका होता है? आरबीआई का होता है। कोई कपट वो करें तो अपन आरबीआई की साइट पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। ये मैंने आरबीआई के महत्वपूर्ण कार्य बताए जहां से प्रश्न बन सकते हैं। अब मैं उन चीजों के बारे में डिस्कस करूंगा जो कि आरबीआई नहीं कर सकता। यानी आरबीआई के लिए निषेध कार्य, आरबीआई के लिए कौन से कार्य? निषेध कार्य।
निषेध का मतलब वे काम जो आरबीआई नहीं कर सकता। तो निषेध कार्यों में देखिएगा सबसे पहला काम, आरबीआई जनता से जमाएं स्वीकार नहीं कर सकता। जमाएं स्वीकारना व ऋण देना, ये कार्य आरबीआई नहीं कर सकता। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य आरबीआई कौन सा नहीं कर सकता, आरबीआई व्यवसाय नहीं कर सकता, यानी किसी व्यवसाय में आरबीआई किसी व्यवसाय में निवेश नहीं कर सकता। आरबीआई किसी व्यवसाय में निवेश संबंधी जो कार्य है उस पर भी क्या है, निषेध है। तीसरा वही है अभी, अंशों व ऋणपत्रों का क्रय नहीं कर सकता। यानी घुमा फिरा के बात वही आ रही है, आरबीआई एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी संपत्ति है, वो उसे इसका उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के अन्य किसी पर्पज में नहीं किया जा सकता। इंपॉर्टेंट बात देखिएगा यहां की आरबीआई का हमने स्थापना तो देख ली। अब आरबीआई के राष्ट्रीयकरण से संबंधित एक बात और बताकर के मैं इस टॉपिक को खत्म कर रहा हूं, क्योंकि आरबीआई से इतने ही महत्वपूर्ण प्रश्न अपने बनते हैं। वो क्या है, देखिएगा आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है वो कब हुआ, तो हमें ध्यान में रखना है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी सन 1949, 1 जनवरी सन 1949 को होता है। प्रश्न पूछा जाए वर्तमान में इंडियन गवर्नमेंट का आरबीआई में कितना हिस्सा है, तो आप उत्तर दोगे 100%। कितना है, 100% किसका है, आरबीआई का। तो ये साथियों आरबीआई था। उम्मीद करता हूं ये कक्षा आपके लिए बेहद खास रही होगी। धन्यवाद।